नेशनल इनकम का रिवीजन कराऊंगा। हम लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर जितना मुझे याद है, सामने देखो, छोटे बड़े मिलाकर 15 कंसेप्ट पढ़े थे, 20 कंसेप्ट पढ़े थे। वो सारे 20 कंसेप्ट थ्योरी में थे और फिर इसका प्रैक्टिकल अलग पढ़ा था। प्रैक्टिकल में हम लोगों ने नेशनल इनकम के 3 मेथड पढ़े थे। अब जिन्होंने ओरिजिनल क्लासें मिस करी है वो तो बहुत ही गौर से सुनना, ठीक है। हम लोग वर्ड टू वर्ड, मैंने, प्लीज बात मत करो, मैंने जितनी चीजें, गणेश सुन ले, अरे वो उसमें वो लाइट आएगी यार, तो देख इधर, इतनी बड़ी रोशनी तेरे सामने है, देखो ज्ञान की रोशनी। अब मैंने आप लोगों को इसके ओरिजिनल जब पढ़ाया था तब जितनी बातें बताई थी, मैं वर्ड टू वर्ड सारी चीजें रिवीजन में कवर करूंगा, एक एक चीज, बस रीड वापस नहीं करेंगे, है ना। रीड हमने पहले कर रखा है, नोट्स के अंदर मार्किंग भी पहले कर रखी है। तो जिसने पहली बार में छुट्टी करी हो या ना करा हो, तो कुछ भी हो, या लेट आए थे, तो वो लोग मार्किंग वगैरह किसी से बुक लेके कर लेना, है ना। आप लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले नेशनल इनकम में पढ़ाया था इसके डेफिनेशन और फीचर्स। क्या पढ़ाई थी? इसकी डेफिनेशन और इसके, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था। सामने देखो, नेशनल इनकम का मतलब होता है सरल भाषा में बोले तो नेशनल इनकम मतलब जीडीपी। लेकिन जीडीपी की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें वही इनकम आती है जो हमने अपनी टेरिटरी के अंदर अर्न करी है, जो हमने इंडिया से अर्न करा है, जो हमने इंडिया के बाहर से भी अर्न किया है। अगर हमें उसे भी कंसीडर करना हो तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का बेसिक मतलब तो क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स बनता है वो किस में आता है? नेशनल इनकम में। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया है। अब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितना भी फाइनल गुड्स बनेगा और जितनी भी फाइनल सर्विसेज दी जाएगी वो सब नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन हम जब इसका प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब सिर्फ जीडीपी से नहीं है। नेशनल इनकम में हम जीडीपी भी लेते हैं, फिर हम इसमें एनएफआईए भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब वो सब अपन ने फॉर्मूला बेस पढ़ा था कि नेट से ग्रॉस पे, वो भी सब अभी रिवाइज कराऊंगा। ग्रॉस से नेट पे आना है, नेशनल से मार्केट पे, मार्केट से, वो सब बातें अभी बाद में करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल भाषा में व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आप बोलोगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब जब मैं आपसे इसके फीचर पूछूं तो आप इसकी डेफिनेशन से इसके फीचर बना दो। पहला, इसमें सिर्फ वही चीज आएंगी जो किस टर्म में है। दूसरा, इसमें सिर्फ वही चीज आएंगी जो क्या है? इसमें सिर्फ वही चीज आएंगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हुई है? प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग। इसी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बनाओगे तो कितने फीचर बन जाएंगे? 5 फीचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल इनकम के फीचर क्या है, तो आप बोलोगे इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी वैल्यू, इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अ। तो अगर इन्हीं को तोड़ तोड़ के बनाए तो इसकी क्या बन जाएंगे? फीचर बन जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल इनकम की डेफिनेशन या फीचर, तो वो एक ही लाइन से आप लोगों को पूरे फीचर आराम से मिल सकते हैं। तो डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में उतार लेना। अब इनके ऊपर हमने अलग से भी चर्चा करी थी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आएगा? एक लेक्चर है मेरा। डोमेस्टिक टेरिटरी अभी आज ही पढ़ाऊंगा। प्रोडक्शन का तो मतलब समझते ही, और फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ों पे बहुत चर्चा करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे और डोमेस्टिक टेरिटरी, और मॉनेटरी वैल्यू पे भी करेंगे कि नेशनल इनकम में सिर्फ वही चीज़ें आती है जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन पॉसिबल है। जिन चीज़ का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता, तो मैंने आपको प्रिकॉशंस में पढ़ाया था कि जिन चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकल सकती वो नेशनल इनकम में नहीं आता। जैसे मैंने आपको कहा था हाउसवाइफ की सर्विसेज। किसकी सर्विसेज? जैसे आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर बहुत सारा घर का काम करती होंगी, ठीक है, और मेरे घर में भी तो करते ही हैं। तो उसका क्या कोई नेशनल इनकम में नहीं आएगा? वो नहीं, क्योंकि उसका कोई क्या नहीं है? मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है। क्या नहीं है?
जबकि वो सर्विसेज तो दे रही है। अगर वो सर्विसेज ना दे तो क्या हम अपनी सर्विसेज दे पाए? जैसे मेरी मम्मी अगर मेरी हेल्थ का ध्यान ना रखे, मेरे खाने पीने का ध्यान ना रखे, मेरे कपड़े का ध्यान ना रखे, इन सब चीज़ों का ध्यान मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, ये लोग ना रखे, तो मैं अपनी सर्विस दे पाऊंगा? तो मेरी सर्विस में उनकी सर्विस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि इसका क्या पॉसिबल नहीं है? मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं है। क्या नहीं है? समझ गए ना? तो हर वो चीज नेशनल इनकम में आएगी जिसका क्या आता है? मॉनेटरी वैल्यूएशन। चलो, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। बड़े आगे बढ़े। इसके बाद मैंने आपको कहा था नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंस मैंने कहा था, इसको मैंने कंसेप्ट मार्क नहीं कराया था, बस ऐसे ही बता दिया था, क्योंकि इस चैप्टर में अब तो अपन रिवाइज कर रहे हैं। अपन ने ओरिजिनली पढ़ा था, कितने दिन लगे थे इसको पढ़ने में, और इसमें कितनी सारी चीज़ें पढ़ी है अपन ने। तुम्हें लगता है कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के सीबीएसई वाले ये देंगे कि व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम? बड़ा वेग सा क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाए तो नसीब तुम्हारे। अब आ जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, तो यहाँ देखो 4-5 इंपॉर्टेंस मैंने इसमें दे रखी है। नंबर 1, ये हमारे देश का इंडिकेटर है। क्या है? किसी भी देश की ग्रोथ पता करनी हो तो नेशनल इनकम से पता की जाती है। ये इंडिकेटर है, ये हमें बताएगा कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है कि। हालांकि कई बार नेशनल इनकम एक अच्छा इंडिकेटर नहीं भी माना जाता, नेशनल इनकम से भी अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जैसे कुछ देश आजकल बात करते हैं ग्रीन जीडीपी की। किसकी बात करते हैं? कुछ देश बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। किसकी बात करते हैं? और कई बार किसी देश का ये भी कहना है कि जीडीपी तो पूरे देश का एक साथ निकलता है। हो सकता है किसी देश में कुछ एरिया बहुत अच्छे हो, कुछ एरिया बहुत खराब हो। जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में केप टाउन एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और अफ्रीका का अगर पूरा ऐसा कॉन्टिनेंट देखे तो साउथ अफ्रीका को अलग कर ले तो बाकी सारी अफ्रीकन कंट्रीज पुअर है। और साउथ अफ्रीका में भी केप टाउन है, जोहान्सबर्ग है, ठीक है। ये 4-5 जगह बढ़िया है, बाकी पूरे साउथ अफ्रीका में बहुत गरीबी है, हालत खराब है, और काले गोरे का बहुत विवाद है। तो अगर आप उसको जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो आपको पूरे देश की स्थिति समझ में आएगी। लेकिन वो पूरे देश की स्थिति वहाँ के 4 स्टेट ही बता रहे हैं बस, बाकी के जो स्टेट है वो सही। अमेरिका में भी अगर आप देखोगे तो अमेरिका कहने को तो सुपर पावर है, अमेरिका में 50 स्टेट्स है, हमसे ज़्यादा स्टेट्स है अमेरिका में, है ना। पॉपुलेशन हमसे कम है लेकिन स्टेट्स और एरिया हमसे बड़ा है। 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स 50 के 50 एक जैसे नहीं है अमेरिका में, ठीक है। मतलब अमेरिका में रहने वाले बंदे की न्यूयॉर्क में जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, ह्यूस्टन में वो नहीं होगी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में जो अमीर लोग हैं वो उतने आपको दूसरे स्टेट्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हर स्टेट वाइज कहना ये चाह रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंस में ये लिख तो सकते हो कि जीडीपी हमारे देश का या किसी भी देश का एक अच्छा इंडिकेटर है, बट इटसेल्फ जीडीपी के अंदर भी बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे वो स्टेट का कलेक्टिव रिजल्ट से आता है और हर स्टेट का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दूसरे स्टेट से क्या होता है, अलग होता है। और जीडीपी सिर्फ एकमात्र अच्छा इंडिकेटर नहीं है, जीडीपी के अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्राइम रेट, लिटरेसी रेट, इनको भी कंसीडर करना चाहिए एक देश की तरक्की के देखने के लिए कि वो देश सही राह पे है कि नहीं है। क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं? तो खैर ये बात लिखना मत आप लिखना तो यही कि क्योंकि इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ ना, जो टॉपिक दिया है उसको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। मैं इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या लिखना है भाई कि ये इंडिकेटर है। दूसरा इंपॉर्टेंस, ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है, यही वाला पॉइंट है। ये हमारा क्या बताता है? आज अगर हमारे देश का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है तो मतलब हमारी इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही है ना। आज इंडिया का जीडीपी नंबर 5 पे आ गया तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही रहा है। हाईवेज दिख रहे हैं आपको, रेल में तरक्की कर रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा। इकोनॉमिक मतलब पैसों में डेवलपमेंट। हाँ, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, क्या ऊपर उठ के आ रहा है, इसका जीडीपी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हो सकता है जीडीपी बढ़ रहा हो लेकिन हमारे देश में अभी भी सोशल जो फैब्रिक है वो उतना अच्छा ना हो। इकोनॉमिक लेवल पे सब तरक्की कर रहे हो, रिच रिचर हो रहा है, लेकिन क्या पुअर भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका जीडीपी से कोई डायरेक्ट नेक्सस। क्योंकि कई बार जीडीपी 15-20% लोगों से ही आ जाता है। आज अगर हमारा देश 5वें नंबर पे है तो क्या हमारे देश के लोग भी 5वें नंबर पे है? देश 5वें नंबर पे होना और देश के लोगों का भी 5वें नंबर पे होना, बोथ आर डिफरेंट।
क्योंकि जीडीपी का 5वें नंबर पे आने के लिए तो सिर्फ टॉप 20 कंपनीज ही काफ़ी है। वो टॉप 20 कंपनीज ही इतना कमा रही है कि वो उनका ही सब कुछ है, तो उनकी वेल्थ से ही हमारा जीडीपी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इससे पता चलता है। हमें नेशनल इनकम से पता चलता है कितने लोग रेंट से कमा रहे हैं, कितने लोग रॉयल्टी से कमा रहे हैं, याद आ रहा है, कितने लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजों को जोड़ के ही क्या निकलता है, एनडीपीएट। याद आ रहा है इनकम मेथड। तो आपको नेशनल इनकम से पता चल जाएगा किस सेक्टर से लोग कितना अर्न कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमें पता लगना बहुत जरूरी है। देखा, आज अगर मान लो मुझे तुम लोगों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड पता करना हो कि तुम लोग किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, तो मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, खुद का बिजनेस है कि जॉब करते हैं, ठीक है, ये मैं सबसे पहला सवाल होगा मेरा। जैसे अभी मैंने कोई स्कॉलरशिप लॉन्च करी, अब मुझे देखना है बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है नहीं देनी, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपके पापा का क्या बिजनेस है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम कितनी है, देन आई विल डिसाइड। तो इंडिया को भी ये पता लगना ज़रूरी है कि कितने लोग रेंट से कमाते हैं, कितनों का खुद का बिजनेस है, कितने कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ से पता चलेगा भाई, नेशनल इनकम से। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया इंडिकेटर है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चरल चेंजेस पता चलते हैं। चौथा क्या है, अगर जीडीपी एकदम से बढ़ जाए या एकदम से कम हो जाए तो हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। जैसे अभी आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि हमारे देश में जीडीपी का ग्रोथ रेट कम इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने अपना कंजम्पशन कम कर दिया है और लोगों ने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी है, इसलिए जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ाते वक्त कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लायर उससे ही निकलता है। हम कंज्यूम जितना करेंगे, एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम। याद आ रहा है। अब जितना मेरा आकलन है 1 फरवरी को बजट आएगा। आरबीआई ने जब आरबीआई खुल के कभी ऐसी बातें करता नहीं है, और आरबीआई करता है ऐसी बातें तो सरकार सुनती है फिर, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार की फिस्कल पॉलिसी साथ में चलती है। अब देखा, अगर मैं जब तक जिंदा रहा, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, अभी 20-25 दिन बाद बजट आना है। क्या तारीख है आज? 4 जनवरी है। 1 फरवरी को बजट आता है। आरबीआई ने खुले शब्दों में कहा है कि कंजम्पशन कम हुआ है। अब कंजम्पशन बढ़ाना है तो लोगों की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम बढ़ाना है तो टैक्स कम करना पड़ेगा। जितना मैं इस गवर्नमेंट को जानता हूँ, ये जीएसटी तो कम करेंगे नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से इनका बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अब इनकम टैक्स में कटौती देखने को मिलेगी। तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो देखना 1 फरवरी को ये बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपकी इनकम 7 लाख तक ऑन एन एवरेज कोई टैक्स नहीं लगता आपके ऊपर। ये हो सकता है 10 तक चला जाए, हो सकता है 12 तक भी चला जाए, क्योंकि ये अभी नीड ऑफ द आवर है। तो अभी 7 लाख तक आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हालांकि इसमें 2 तरीके हैं, एक आप डिडक्शन लो, एक आप डिडक्शन मतलब, दोनों में खैर वो सब टैक्स की बातें आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ लो 7 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। ये 7 लाख हो सकता है कि बढ़ा के सरकार कितना कर देगी, 10 तक कर देगी, उससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम। अब आपके जो 3 लाख बच गए ना जिस पे आपको टैक्स नहीं देना, तो उतना पैसा अब आप खर्च करोगे तो कंजम्पशन वापस से बढ़ेगा और जीडीपी का ग्रोथ रेट वापस पैरेलल आएगा। हालांकि ये जितनी मुझे इकोनॉमिक्स समझ आती है, ये एक प्रिडिक्शन है, बाकी तो 1 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने अभी 2-3 दिन पहले ही बोला है कि हमें अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट वापस से अचीव करना है तो इंडिया के कंजम्पशन लेवल को वापस बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि हमारा कंजम्पशन बहुत ही डाउन हुआ है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, पिछले, ठीक है। आगे आए, फिर पॉलिसी ये बताता है हम लोगों की आगे कैसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट याद रखना अगर कभी आ जाए तो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो कंसेप्ट 1 था हमारा डेफिनेशन और फीचर, फिर मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ा है, और कंसेप्ट 2 है अब आगे जीडीपी एंड नेचुरल रिसोर्स। यही है, क्या है? वही प्रोडक्शन प्रोसेस से जीडीपी आता है। लो
देखो देखो सामने देखो, अगर किसी देश का प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं है तो उसका यह मतलब है कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, इसलिए ऐसा है। या उल्टा बोलूं, किसी देश के पास खूब सारे नेचुरल रिसोर्स है तो उसका यह मतलब है कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। तो इज देयर अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस? ये एक बार एग्जाम में आया था तो मैंने इसका एक टॉपिक बना के यहाँ डाल दिया। सुनो इधर क्या आया था एग्जाम में, कि अगर कोई कंट्री नेचुरल रिसोर्स में रिच है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की अभी मैं बात कर रहा था, अफ्रीका में फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा है, अफ्रीका में मिनरल्स भी बहुत अच्छे हैं, सेम उसी तरीके से गल्फ कंट्रीज में भी मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलते हैं कि गल्फ कंट्रीज में तेल बहुत है, ठीक है। अब जैसे मैं अभी इराक होकर आया तो वहाँ पे मैंने देखा कि गल्फ कंट्रीज़ में सिर्फ तेल ज़्यादा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं अपन कि गल्फ कंट्रीज़ में पूरे मिनरल्स ही ज़्यादा है, सिर्फ तेल नहीं। मतलब ये कहते हैं कि ऑयल रिच स्टेट्स है, मैं कहता हूँ ये मिनरल रिच स्टेट्स है, सारा ही तो मिनरल्स है इनके पास। अगर ऑयल पे ही डिपेंडेंसी होती तो ऑयल तो रशिया के भी पास है, अभी यूएस पे भी है ऑयल, वो भी इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, एक्सपोर्ट कर रहा है सॉरी, ठीक है। तो इन लोगों ने, इनके पास मिनरल्स बहुत है, दूसरे भी नेचुरल रिसोर्स बहुत है, ठीक है। तो अब इनके पास नेचुरल रिसोर्स अच्छे हैं तो क्या ये जीडीपी में भी आगे ही रहेंगे? ये कोई ज़रूरी, हालांकि ये है। अब इनके अंदर जैसे इराक है, इराक की करेंसी हमारे सामने डाउन है, ठीक है। ये इसी में ईरान भी आता है, ईरान और इराक में कितना फ़र्क है, ठीक है। ईरान बहुत रिच है, इराक उतना रिच नहीं है। फिर इधर आओ तुम यूएई में, तो यूएई इन दोनों को पूरे पे ही भारी है, कतर अपने आप में और भारी है, ठीक है। तो इनके सबके पास तेल है, फिर भी फर्क क्यों है? फर्क है इनके माइंडसेट का, ठीक है। जैसे यूएई ने हमेशा से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले 30-40 साल से यूएई में, स्पेशली दुबई ने हमेशा से अपना माइंडसेट क्या रखा है कि हमें सिर्फ तेल पे निर्भर नहीं रहना। या वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्स, बट हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस भी बढ़ाना। उन्होंने टूरिज्म पे भी बहुत ध्यान दिया, ठीक है। उसने अपने लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत ध्यान दिया। आज तुम्हें पता होगा शायद दुबई सेफेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो अभी इराक में भी देखा मैंने कि 2-2, 2:30 बजे तक भी हम लोग आते थे ज़ियारत वगैरह करके, तो पूरे लोग घूम रहे हैं 2:30 बजे तक भी, ठीक है। कोई इतनी तरह की वो नहीं है, सिक्योरिटी के कोई इतने इश्यूज़ नहीं है। बहुत अपने यहाँ बहुत मुश्किल है सब चीज़ कि भाई फेस्टिवल्स में भी 2-2:30 बजे अगर अपन निकल रहे तो एक डर तो रहता ही है, कोई साथ में रहना चाहिए। अब इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया, बहुत स्ट्रिक्ट करा, ताकि ये लोगों की डिपेंडेंसी सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पे ना रहे। इनको ऐसा ना लगे कि भैया हमारे पास तेल है तब तक चल रहे हैं, जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा हमारा भी तेल निकल जाएगा। अब साउथ अफ्रीका है, जापान की बात करी थी मैंने, जापान है, जापान के पास तो कोई नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, उल्टा वो तो नेचर की डिजास्टर झेलता है। हर साल 2 साल में वहां पे भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, बट फिर भी जापान आज टॉप 10 में बना हुआ है, जीडीपी में भी ऊपर है, वहां का लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत हाई है, लिटरेसी भी बहुत हाई है। तो भैया कंक्लूजन क्या है? इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच यू होल्ड, इट्स अबाउट योर प्रोडक्शन प्रोसेस, how effectively and efficiently you convert those natural resources into finished goods and services. आप नेचुरल रिसोर्स होल्ड कितना करते हो हार्डली मैटर्स, आप उसे कन्वर्ट किस रेट से करते हो ये मैटर करता है। तो अगर आपके पास खूब सारे नेचुरल रिसोर्स है फिर भी आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो आप एक रिच कंट्री नहीं बन सकते। और आप जापान की तरह ऐसी कंट्री हो जिसके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्स है लेकिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है तो आपका जीडीपी बहुत बढ़ सकता है। तो भैया नेचुरल रिसोर्स और प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट रिलेशन हो ऐसा जरूरी हो सकता है। आपके पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा हो फिर भी आपका जीडीपी कम हो, और हो सकता है आपके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम हो
फिर भी आपका जीडीपी बहुत ही, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे मैंने उस समय एक एग्जांपल, ये सब एग्जांपल मैंने उस समय भी दिए थे शायद जितना मुझे याद है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें उस समय और दिया था कि आपके अंदर भी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को कम टाइम में भी ज्यादा समझ में आ जाता है, वो घर पे कम टाइम देता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है फिर भी उसका रिजल्ट उतना मन मुताबिक नहीं आता। अभी कई बार जिसको कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आ जाता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर पिक्चर भी बन जाती है। तो उसे अपनी इस स्किल को और अच्छे से यूज करना चाहिए। मतलब अगर उसे कम टाइम में सब चीज जल्दी समझ में आ रही है, अगर उसे कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ में आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स अच्छे हैं। अब उसका आउटपुट कब अच्छा आएगा? जब वो उसके ऊपर काम करेगा। अब वो मेहनत नहीं कर रहा है तो वो अंग्रेजी में कहावत होती है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको चीजें कम टाइम में समझ में आती है, लेट समझ में आती है, लेकिन वो भी उनसे आगे निकल जाते हैं जिनको जल्दी समझ में आ रही है क्योंकि उनका हार्डवर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जैसे एक पर्सनली एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, और सेम ऐसे ही देश के साथ भी है। तो आपके टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज नहीं है। ठीक है, सारे टैलेंट धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, चलो 2 कंसेप्ट हो गए हमारे। अब कंसेप्ट 3 पेज पलटोगे, सिटीजन और रेसिडेंट की बात करेंगे। क्या हो गया बेटा? पृथ्वी शो का एग्जाम्पल दे रहा था तू। हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहा है तू कि बहुत टैलेंट था उसमें, बहुत अभी अनसोल्ड रह गया बेचारा वो। हाँ, फैन ऑफ कर दूं? क्यों? कौन किसको करवाना है फैन ऑफ? पागल हो गई क्या तू? तो मेरे को भी हो रही है सर्दी, तो मेरे को भी आ रहा है। ले पॉज कर दे 1 मिनट बेटा। नमक क्या वो जाना है घर? फिर अर्जेंट कॉल था ना, फिर होगी बात, नहीं है इतना अर्जेंट। आगे अगले कंसेप्ट पे आते हैं, सिटीजन और रेसिडेंट। कौन से कंसेप्ट पे आते हैं? सिटीजन और रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, सामने देखो। इस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल इनकम में वो सारी इनकम आती है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाए। तो हमें यह समझना होगा कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ तक है और उसमें काम करने वाले लोग कौन हैं। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रेसिडेंट भी काम कर रहा है, सिटीजन भी काम कर रहे हैं। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सिटीजन है और कौन हमारे देश का रेसिडेंट। बराबर से सुनना। सिटीजन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है। कैसे मिलती है? जो इंडिया में पैदा हो गया वो बाय डिफॉल्ट इंडिया का सिटीजन है। अब अगर मान लो कोई बाहर का बंदा है, अफ्रीका में रहता है, ठीक है, अभी कोई हस्बैंड वाइफ अफ्रीका में रहते हैं, वो हनीमून मनाने यहाँ आए और उनका बच्चा इंडिया में पैदा हो गया, तो वो बाय बर्थ 9 महीने यहाँ रहे यार, 10 महीने यहाँ रहे, 5 महीने वहाँ रहे, 4 महीने यहाँ रहे। बच्चा अगर इंडिया में पैदा हो गया, सुन लो, तो वो इंडिया का क्या है? अब वो अगर यहाँ से सिटीजनशिप हटाना चाहते हैं तो वो उनका चॉइस है, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता। अब बच्चा यहाँ पैदा हुआ और वापस वो अमेरिका ही गए या अफ्रीका ही गए, तो वो रहेंगे अफ्रीका में, तो वो अफ्रीका में रहेंगे तो वहाँ की सिटीजनशिप ऑप्ट करेंगे। जब वो वहाँ की ऑप्ट करेंगे तो उन्हें इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। कुछ देश ऐसे हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप भी अलाउ करते हैं, कुछ देश है ऐसे। क्यों हंस रही है? ना मारूंगा ना। चलो देखो, अब इंडिया, सुनो इधर, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करते। अब जो लोग अलाउ करते हैं वो करते हैं। तो सिटीजनशिप का सीधा फंडा है। सर एक बात बताओ,
इंडिया में सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है, हर जगह यही रूल है। बाय बर्थ का रूल तो हर जगह है। अब बाय बर्थ के अलावा कुछ और होगा तो वो अलग बात है, ठीक है। जैसे आपको सिटीजनशिप देने के लिए और कोई दूसरे नॉर्म्स रख सकते हो, लेकिन बर्थ वाला तो हमेशा ही रहेगा, बर्थ वाला तो हमेशा ही रहेगा। अच्छा, आपको पता है कि जो बच्चा फ्लाइट में पैदा होता है उसका कोई टिकट नहीं होता, याद है आप लोगों को ये रूल? उसका फ्लाइट का कोई फेयर नहीं लगता जिंदगी भर। हाँ, इसीलिए फ्लाइट में प्रेग्नेंट वुमेन को एंटर ही नहीं करने देते वो लोग। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। अभी वो वैसे ये रूल इसलिए है कि फ्लाइट में जब वो पैदा होगा तो उसकी सिटीजनशिप डिसाइड नहीं हो पाएगी ना, हवा में वो कौन से देश में था, ठीक है। मतलब अभी लैंड कर लिया, देखो अगर लैंड कर लिया तो उस देश का है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो भी फिर ठीक है, लेकिन हवा में है और बच्चा आ गया तो ड्यूरिंग द टाइम आप किस देश के हो ये पता नहीं है, तो आपको हर देश में ट्रैवल करने दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ये हर एयरलाइन कंपनी के नॉर्म्स में होता है। लेकिन ऐसे करोड़ों में से एक केस देखने को कभी मिलते हो तो मिलते हो, ठीक है। मतलब उसके तो क्या मजे आते होंगे, ले न्यूयॉर्क, ले लंदन, तुम्हारी ऐसी तैसी, लेकिन फ्लाइट ही फ्री है, बस वहां जाओगे तो खाने पीने के पैसे लगेंगे नंगो। चलो देखो इधर, अब नेक्स्ट, ये सारी बातें निकली, सुनो, ये सारी बातें निकली कहां से? सिटीजनशिप हमेशा कैसे मिलती है? बर्थ से। लेकिन जो रेसिडेंट है वो कौन है? जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? इंडिया। बात मत करो, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसके अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्सेस इंडिया से बिलोंग करते हो। कौन से सोर्सेस? अभी मैं इंडिया में रह रहा हूं, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, घर बार सब मेरा यही है, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। मैं क्या हूं? इंडिया का। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, रेसिडेंशियल स्टेटस के अलग अलग एक्ट में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप इंडिया के रेसिडेंट तभी हो जब आप 180 दिन इंडिया में रहो। यहां ऐसी कोई दिन वाली बात लिखी हुई नहीं है, यहां पे बोला गया है सिर्फ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अभी मैं इंडिया में रहता हूं और काम के सिलसिले में मैं इंडिया के बाहर चला गया और मेरा काम अभी नहीं हुआ तो मैं 250 दिन तक इंडिया के बाहर ही रहा, तो मैं 180 दिन इंडिया में नहीं हूँ, 250 दिन बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया ही है, तो मैं नेशनल इनकम में तो क्या माना जाऊँगा? भले इनकम टैक्स में रेसिडेंट ना माना जाऊँ, लेकिन नेशनल इनकम में तो नेशनल इनकम में कोई दिन वाली फपून, भाई बराबर सुन लेना, यहाँ नेशनल इनकम में कोई दिन वाली फपून, यहाँ पे तो हमें क्या देखना है? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। और सिटीजनशिप के लिए क्या देखना है? ये एक लीगल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? लॉ से जुड़ा हुआ है। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, पैसों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सारे सिटीजन रेसिडेंट हो ये जरूरी, और सारे रेसिडेंट सिटीजन हो ये भी जरूरी। ऑल सिटीजन्स आर नॉट नेसेसरीली रेसिडेंट एंड ऑल रेसिडेंट्स आर नॉट नेसेसरीली। जैसे मैंने आपको कहा था, कतरीना कैफ इंडिया में रह रही है, काम कर रही है, पैसा कमा रही है, तो वो इंडिया की क्या है? रेसिडेंट। क्या वो पैदा इंडिया में हुई है तो वो सिटीजन इंडिया की? सेम उसी तरीके से ऐसे लोग जो सिटीजन इंडिया के हैं, शादी से हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देते हैं। ये अमेरिका का रूल है, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लगेगा तो वो देगी, और उसमें भी मैंने अभी कहा कि उन्हें यूके की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। और मुझे लगता नहीं है कि वो कभी यूके की सिटीजनशिप छोड़ेंगी इंडिया की लेने के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप लेके करोगे क्या आप यहाँ की? आप यहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, टैक्स भर रहे हो, हम आपको भगा तो रहे नहीं है। तो सिटीजनशिप तो एक लीगल कंसेप्ट है बस आपका। और अगर आपके पासपोर्ट यूके का है और एक आपका पासपोर्ट इंडिया के, क्या पासपोर्ट में वजन होना चाहिए? अब आपके पास यूएसए का पासपोर्ट है, सिटीजनशिप से पासपोर्ट मिलता है, यूएसए का पासपोर्ट है, आप मैक्सिमम कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जगहों पे वीजा फ्री है,
सिर्फ आपको ये दिखाना है कि आपका पासपोर्ट यूएसए का है, तो वीजा ही फ्री है, कोई वीजा लगेगा ही नहीं। तो पासपोर्ट स्ट्रांग होता है, आपकी सिटीजनशिप से बनती है पासपोर्ट, तो वो चाहेंगे क्या कि यूके की सिटीजनशिप छोड़ दे इंडिया की लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ड्यूल तो दे दी नहीं, अब वो हम नहीं दे रहे तो उसको वहां की तो छोड़नी पड़ेगी, उसे वहां की छोड़नी पड़ेगी, और वहां की छोड़ेगी यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए, तो आई थिंक उसमें नुकसान है उनका। और सिटीजनशिप लेने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि हम ऐसा तो कह ही नहीं रहे कि जब तक तुम यहाँ की सिटीजनशिप नहीं लोगे हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। जब तक तुम इंडिया में टैक्सेस पे कर रहे हो और लॉफुल तरीके से रह रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आप यहाँ रह सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ रेसिडेंट है जो रह रहे हैं लेकिन यहाँ के सिटीजन नहीं है, ठीक है, समझ गए बराबर। और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे सिटीजन है लेकिन हमारे क्या नहीं है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया। जैसे मैंने कहा था कि मेरा भाई है तो पैदा यहाँ हुआ है, क्वालिफिकेशन यहाँ की है, लेकिन अभी जॉब के सिलसिले में दुबई है, तो वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन क्या नहीं है, क्योंकि अभी उसका क्या नहीं है इंडिया में। अब वो यहाँ आ जाएगा, यहीं पे काम कर लेगा तो वो रेसिडेंट भी बन जाएगा। चलो ये एक और कंसेप्ट हो गया, 3 चीजें पढ़ा दी मैंने आपको। नेशनल इनकम के फीचर मैं कल पूछूंगा, ये मैं ऐसे ही मैं खुद से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ। अब इतना एग्जाम का एकदम नजदीक टाइम है, थोड़ा टाइम घर पे भी दे दिया करो तो मेरी मेहनत सक्सीड हो जाएगी। बहुत दुआएं करिए आप लोगों के लिए मैंने कि अच्छा रिजल्ट आए। अभी देखते क्या है, कितने की करिए, कितने की करिए मतलब कितने पैसों की करिए। परसेंटेज अब ऐसे एक एक की तो मैंने देखी नहीं, गणेश की इतनी आए, इसकी इतनी आए। ये जरूर करिए कि जो भी बच्चे जितना डिजर्व करते हैं उतनी उनकी जरूर आए। पास ही नहीं हो रहा, तू पास होना भी डिजर्व नहीं करता। यार जाने से पहले बोलता मैं दुआएं मैं उस हिसाब से करता तेरे लिए। हाँ चलो एक चीज और रिवाइज करा देता हूं, 4 कंसेप्ट हो जाएंगे। कंसेप्ट 4 डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या, यहां देखो कितने बच्चे ये चैप्टर अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, 1 2 और बस 2 ही जने, बाकी सब पहले पढ़ चुके थे। गुड, तू भी पहली बार तू पहले पढ़ चुकी होगी। अच्छा समझ में आ गया तेरे को अभी तक जो बताया तेरे को बेटा। तनीशी तू भी तो पहली बार ही पढ़ चुकी है पहले। चलो ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं। चौथी चीज आज के लिए लास्ट चीज है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? यहां देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया जिसके अंदर हम पर्सन, कैपिटल और गुड्स को फ्रीली मूव करा सकते हैं। किसको फ्रीली मूव करा सकते हैं? पर्सन, कैपिटल और गुड्स को क्या करा सकते हैं? फ्रीली मूव करा सकते हैं। तो उस जियोग्राफिकल एरिया को और पॉलिटिकल फ्रंटियर को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कंसेप्ट फ्रीडम से चलता है। अभी मैं यहां से वेस्ट बंगाल जाऊं, असम जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, गुजरात जाऊं, कोई रोक नहीं सकता। शर्त यह है कि प्रॉपर जिस साधन से जा रहा हूं उसका टिकट लेके जाऊं, है ना, और जो मेरे देश का कानून है उस कानून को फॉलो करके जाऊं, तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, पूरा फ्रीडम है। मैं वहां पे कोई कैपिटल लेके जाऊं, बिजनेस करने के लिए गुड्स भेजूं, तो भी मुझे कोई रोकेगा नहीं। बस वही है, जो मेरे को फ्रेट ट्रांसपोर्ट का पैसा देना वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यही सब चीजें करने के लिए मान लो श्रीलंका जाना चाहता हूं, तो क्या मैं बिना वीजा के जा सकूंगा? बिना फॉर्मेलिटी के जा सकूंगा? क्या मुझे वहां उतना फ्रीडम मिलेगा जितना यहां है? तो मतलब फिर वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल अबाउट फ्रीडम। जिस एरिया तक आपको फ्रीडम मिल रहा है वो एरिया आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। फ्रीडम खत्म, डोमेस्टिक टेरिटरी खत्म। क्या खत्म? फ्रीडम खत्म, डोमेस्टिक टेरिटरी खत्म। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कंसेप्ट किस पे निर्भर करता है? फ्रीडम। तो बोलो मेरे साथ, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स जियोग्राफिकल एरिया और पॉलिटिकल फ्रंटियर within which
पर्सन, गुड्स और कैपिटल कैन बी मूव फ्रीली। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कहाँ से आता है? फ्रीडम से। अब एक चीज और इसमें टिक कर रखी अपने, ये सब लोग, इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था जो तुमने मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था, अभी बात करेंगे उसकी भी। देखो, पॉलिटिकल फ्रंटियर में पहले तो एयर स्पेस और वाटर स्पेस भी आता है। क्या आता है? जैसे अभी आप लोग यहाँ से कहीं भी बाहर गए, दुबई गए, तो आप जिस एयरवेज में बैठोगे, ठीक है, तो वो दुबई एयरवेज हो सकती है, स्पाइस जेट हो सकती है, स्पेस एयरवेज हो सकती है, ठीक है, या इंडिया की एयर इंडिया हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। सुनो इधर, तो अब ये प्लेन्स जो है ये तो रोज उड़ते रहते हैं, और ये यहाँ से जाएंगे दुबई छोड़ के, फिर वहाँ से पैसेंजर लेके दुबई आ जाएंगे, बहुत सारे टाइम तक ये तो इंडिया में ही रहते हैं। तो क्या ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? नहीं। एयर स्पेस और वाटर स्पेस का रूल ये है कि ये जहाँ से ऑपरेट होते हैं, अब जैसे इराक एयरवेज है तो इराक से ही ऑपरेट हो रहा होगा, तो वो कितने भी दिन इंडिया में रहे, कितने भी पैसेंजर इंडिया के लिए, कितने लाखों करोड़ों पैसेंजर वो इंडिया से ले जाता होगा, लाता होगा, यहाँ रहता होगा, जितना इराक में नहीं रहता होगा उतना यहाँ रहता होगा, दुबई की फ्लाइट जितनी वहाँ नहीं होती होगी उतनी यहाँ रहती होगी, बट फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, क्योंकि वो ऑपरेट जहाँ से हो रही है वहाँ पे मानी जाएगी। सुन रहे हो बराबर? बस इसमें ये होता है कि जहाँ यहाँ से हमारे पैसेंजर लेके जा रहे हैं ना, तो इनको यहाँ पे एक फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। बाकी आप जो भी फेयर वगैरह देते हो ये सब इनका जाता है। सेम ऐसे ही हमें कोई इंडिया से नीदरलैंड घूमने गया और वहाँ से फिर वापस नीदरलैंड से इंडिया आया, तो वो पैसा इंडिया वाली एयरलाइन कंपनी को मिलेगा, लेकिन उनका हमारा प्लेन वहाँ पे उतरा तो वो उसका जो चार्जेस होता है वो लोग हम देते हैं वहाँ पर, जो भी हुआ, फिर वहाँ से पैसेंजर बैठेंगे, फिर वापस हम उन्हें यहाँ लेकर आए, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पैसा हमारे पास जाएगा, वो जीडीपी में हमारे आएगा, ये याद रखना, जीडीपी में वो हमारे आएगा। तो इसीलिए एयर स्पेस और वाटर स्पेस जो होते हैं ये जिस टेरिटरी के होते हैं उसी की टेरिटरी में माने जाते हैं, या ऐसा बोलूँ जहाँ से ऑपरेट होते हैं ये वहीं की टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। इसके अंदर तो पॉलिटिकल फ्रंटियर में टेरिटोरियल वाटर भी आता है, एयर स्पेस भी आता है, शिप भी आते हैं और एयरक्राफ्ट भी आते हैं। क्या आते हैं? शिप और, लेकिन ये जहां से ऑपरेट होते हैं वहीं की टेरिटरी में माने जाते हैं। तीसरा, फिशिंग वेसल, नेचुरल गैस की पाइपलाइन, ये भी अब ये जो फिशिंग वेसल है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, ये अगर इंडिया से ऑपरेट हो रही है तो ये इंडिया की टेरिटरी में मानी जाएगी, भले ये पूरे, अभी हम लोगों ने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा काम इनके साथ कर रखा है, गल्फ कंट्रीज के साथ, तो इससे हमारे यहाँ क्या डायरेक्ट ऑयल एक्सपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है सॉरी, तो उसके लिए हम लोगों ने नेचुरल गैस पाइपलाइंस वगैरह डाल रखी है। तो ये सारी पाइपलाइंस इंडिया से अगर ऑपरेट हो रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, और वहाँ से ऑपरेट हो रही है तो वहाँ का पार्ट मानी जाएगी, ये बात याद रखना। और लास्ट में मैंने बताया था एम्बेसीज, एम्बेसी जहाँ की होती है वहीं की टेरिटरी का पार्ट होती है। जैसे इंडियन एम्बेसी कभी इंडिया में होगी नहीं, एम्बेसी हमेशा दूसरे देश में होती है। एम्बेसी का काम ही क्या होता है कि इंडिया के लोग जिस जिस देश में फैले हुए हैं उनकी वहाँ पे मदद करना। अब जैसे इंडिया के लोग रशिया में हैं, उन्हें रशिया में कोई प्रॉब्लम आई तो वो रशिया में इंडियन एम्बेसी से अप्रोच करेंगे और इंडियन एम्बेसी उनकी मदद करेगी। उनका वीज़ा का इशू है, पासपोर्ट का इशू है, कोई भी इशू है तो वो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इंडियन एम्बेसी आपको रशिया में मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे जहान में जहां जहां हिंदुस्तान के लोग बसते हैं वहां आपको इंडियन एम्बेसी मिलेगी। तो एम्बेसी हमेशा अपने देश में नहीं होती है, अपने देश के बाहर ही होती है ना। और ये हमेशा किसके टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी? अपने देश का। तो अगर मैं आपको बोलूं जापान एम्बेसी इन इंडिया, किसका पार्ट है ये? जर्मनी एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो एम्बेसी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स आर पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें एक और चीज दे रखी ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि ये अपने यहाँ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो अपन दूसरे देश में खोल लेते हैं। ये तब होता है जब हमारा किसी कंट्री के साथ टाई अप हो। इसमें मैं तुम्हें बताऊं, यूएसए बहुत करता है ये, और गल्फ में ही करता है। अभी हम इराक में जाते गए, जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारी जगह पे यूएसए के ट्रॉप्स हमें चेक करते थे। अभी देश आपका है, आपकी मिलिट्री होनी चाहिए ना। इंडिया में यूएसए की मिलिट्री चेक करेगी क्या हमें?
हमारे तो मिलेगी नहीं आपको, हमारी मिलिट्री इनफ है। गल्फ कंट्रीज में बहुत सही जगह पे, कतर के साथ अभी जो इशू हुआ ना वो यही हुआ। कतर ने कहा कि भैया हम रिच है, हम अपने आप में सक्षम है, हमें आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यूएसए ने क्या करा, यूएई को, सऊदी अरब को, ईरान को, इराक को, इनको अपनी तरफ कर लिया कि भैया कतर को बॉयकॉट कर लो, इससे कुछ भी मत खरीदो। कतर ने कहा मत खरीदो। वो कतर अपने लेवल पे ही चल रहा है अलग, उसका अलग ही, उसने जब से फीफा वर्ल्ड कप वो किया होस्ट, समझ रहा है अपना तो अलग ही स्वैग है, ठीक है कर लो। अब इन सब ने उनको बॉयकॉट भी किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने आप में रिच है, वो अपने आप में चल रहा है। उसने कहा मैं यूएसए का एक बंदा यहाँ नहीं आने दूंगा, तुम्हारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेरे देश में क्यों रहेंगे, ख़त्म, चले गए वो। अब क्या होता है अमेरिका के साथ, ये होता है कि वो अब खुल के किसी के भी साथ वॉर नहीं करता, वो सिर्फ आग में घी डालने का काम करता है, तुम लड़ो और तुम्हें वेपन्स मैं दूंगा। तो हमारा काम तो वेपन्स है। अभी एक यूएस रिपोर्ट आई है, उसमें आया है कि यूएसए ने यूक्रेन और रशिया, फिलिस्तीन, गाज़ा, इजराइल सबको सबसे ज़्यादा वेपन सोल्ड किए हैं। जिन जिन कंट्री में वॉर चला है फ़ायदा सिर्फ एक देश को हुआ है, वो है अमेरिका। जीता कोई नहीं है, इनमें अभी भी चल रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, डेटा है उसके अंदर, यूएसए की रिपोर्ट है वो, ऐसा नहीं किसी और ने, यूएसए ने ही रिपोर्ट दी है कि इन सारी कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा वेपन बिका है वो यूएसए का बिका है। तो तुम लड़ो, मरो, कटो, फायदा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही देश को होता है, वो इसको है। तो इसके सबसे ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और इधर ही देखने को मिलेंगे, कुवैत में, बहरीन में, इराक में, ईरान में तो नहीं है। तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर यूएई में है तो ये पार्ट किसका रहेंगे, यूएसए का। ये इराक में है, पार्ट किसका रहेंगे, यूएसए का। ये पार्ट हमेशा किसके रहेंगे, यूएसए के। तो एम्बेसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस भी देश के हो वो उसी देश की टेरिटरी का पार्ट माने जाए। फिर ये एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बोल देता हूं, ये कुछ लोग हैं जो हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, हमारे रेसिडेंट नहीं है, 5 लोग। मैंने इसमें न्यूमेरिक बना था बॉटिम करके, शायद है ना, बॉटिम ही है ना, और कुछ बने तो वो बना लेना। बॉटिम में बी फॉर बॉर्डर वर्कर्स, कौन, ओ फॉर हाँ ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, जो एम्बेसी में काम करते हैं ना उन्हें ऑफिशियल डिप्लोमेट्स बोलते हैं। टी फॉर ट्रैवलर्स, जो यहाँ घूमने आते हैं, और फिर आई फॉर इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स, और एम फॉर मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एम फॉर। ये 5 लोग ऐसे हैं, सुन लो वापस, जो इंडिया में तो रहेंगे फिर भी ये इंडिया के क्या नहीं है। इस पे से ही क्वेश्चन दिया था मैंने तुम लोगों को, लेकिन मैंने उल्टा करके दिया था। मैंने आपको ये दिया था कि कौन से ऐसे लोग हैं कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में सब लोग आते हैं एक्सेप्ट सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट्स। तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट की बात करी थी और आपने ये लिख दिए, मैंने लोगों की बात नहीं करी थी। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा तो आपको ये लिखना था कि एम्बेसीज इंडिया में नहीं आएंगी अगर वो दूसरे देश की है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दूसरे देश के हैं तो वो इंडिया में नहीं आएंगे, शिप और एयरक्राफ्ट वो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन ऑपरेट बाहर से हो रहे हैं तो वो इंडिया की अंदर नहीं आएंगे। याद आ रहा है, टेस्ट पेपर देखना घर पे जाकर, ये क्वेश्चन दिया था मैंने जो बहुत सारे बच्चों ने गलती करी। तो सुन लो, अगर मैं बोलूं कि कौन से ऐसे रेसिडेंट है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इंडिया के हैं लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आते, मैं रेसिडेंट वर्ड बोलूं तो आप बॉटिम याद रखोगे। कौन से ऐसे रेसिडेंट है जो इंडिया में नहीं आते, बॉटिम, वेयर बी फॉर बॉर्डर वर्कर्स, ओ फॉर ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, एंड टी फॉर ट्रैवलर्स, आई फॉर एंड एम फॉर मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स। These are some persons who belongs to India, who are in India, who reside in India, but are not residents of India. भले इनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में हो फिर भी ये इंडिया के नहीं है। कौन, बॉटिम। 4 चीज़ें रिवाइज कराइए, घर जाके वापस रिवाइज करोगे। फिर बोल रहा हूँ रिवीजन आपका है, मेरा नहीं है। 4 चीज़ें, सिर्फ 4 चीज़ें। पहले पढ़ाया नेशनल इनकम क्या है, उसके फीचर क्या है, इम्पोर्टेंस भी बताया, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताया, रेसिडेंट और सिटीजन, और लास्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है और क्या नहीं आता है। धन्यवाद।